नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो लास्ट क्लास में हमने कि हमें जब दो स्थिर बिंदु दे रखे हों Z1 और Z2, तो Z का बिंदु पथ कैसे ज्ञात करते हैं, इस पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। तो उसी को कंटिन्यूशन में देखते हुए मैंने वो सारी चीज़ें एक बार फिर यहाँ पे लिख दी हैं। तो मैंने बताया था कि मान लो हमें कुछ भी नहीं पता है, अगर हमें 2D पढ़ा होता तो हो सकता है हम वहाँ बिंदु पथ भी जानते थे और ये सारी डेफिनेशन हम जानते हैं। दीर्घवृत्त क्या होता है, अति परवलय क्या होता है, वृत्त क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ते हैं अपन। लेकिन उनके पे यहाँ पे अपन को जरूरत भी नहीं है। हमने अगर कॉम्प्लेक्स में जो लिखा हुआ है उसको अगर पढ़ना सीख गए तो हम यहाँ से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो मैंने बताया था कि इसको कैसे पढ़ते हैं, मान लो ये लिखा हो कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो मैंने बताया था इसका मीनिंग क्या होता है कि Z1 से Z2 के बीच की दूरी को व्यक्त करता है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि Z माइनस Z1 इक्वल्स टू Z माइनस Z2, तो यानी Z वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनकी Z1 से दूरी और Z2 से दूरी हमेशा समान होगी। यानी Z वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनकी Z1 से दूरी और Z2 से दूरी हमेशा समान होगी। ये सारी चीजें हमने कल की थी। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास कि ऐसे Z हों जिनकी Z1 से दूरी और Z2 से दूरी का जो सम है वो अगर Z1 से Z के बीच की दूरी के इक्वल हो जाए, यानी Z की Z1 से दूरी तथा Z2 से दूरी का जो सम अगर Z1 से Z2 की दूरी के इक्वल हो जाता है, बिंदु हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। और अगर Z की Z1 से दूरी और Z से Z2 की दूरी का जो सम है वो अगर लेस देन होता है Z1 से Z2 की दूरी का, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं आता है। ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया, आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं या ड्रॉ करके देख सकते हैं। फिर अगर Z की Z1 से दूरी और Z की Z2 से दूरी का जो सम है वो अगर Z1 से Z2 की दूरी से ग्रेटर हो तो ये हमेशा दीर्घवृत्त बनता है। हमेशा क्या बनता है? दीर्घ, ये ध्यान रखें, तो दीर्घवृत्त बनता है। ठीक है। फिर अगर हमें देखा जाए कि Z की Z1 से दूरी तथा Z की Z2 से दूरी का जो अंतर है वो हम अगर Z1 से Z2 की दूरी से कम रहे तो ये हमेशा अति परवलय बनता है। क्या बनता है? अति परवलय बनता है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि अगर Z की Z1 से दूरी और Z की Z2 से दूरी अगर बराबर है, Z की Z1 से दूरी और Z की Z2 से दूरी अगर बराबर है तो इसका जो बिंदु पथ बनता है वो Z1 और Z2 को मिलाने वाली रेखाखंड का लंबवत समद्विभाजक होता है। क्या होता है? लंबवत समद्विभाजक होता है। ये हमने देख लिया था। ठीक है। अब अगर Z की Z1 से दूरी और Z की Z2 से दूरी का अनुपात अगर हमारे पास कोई K है और वो K नॉट इक्वल्स टू 1 है और K कोई पॉजिटिव नंबर है, तो इसका जो बिंदु पथ आता है वो क्या आता है? वर्त आता है। वो क्या आता है? वर्त आते हैं, एक ही सर्कल बनता है। ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर Z की Z1 से दूरी का स्क्वायर और Z की Z2 से दूरी का स्क्वायर का सम अगर Z1 की Z2 से दूरी के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है तो इसका बिंदु पथ भी क्या आता है? एक वर्त बनता है। तो इसका बिंदु पथ भी क्या बनता है? एक वर्त बनता है। ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि इस टाइप के अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी हो या सेट दे रखे हो तो उनके बिंदु पथ कैसे ज्ञात करेंगे। अगर Z1 और Z2 दो फिक्स पॉइंट दे रखे हो तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी सीट में दिए हुए भी हैं। ठीक है। यहाँ आपने लास्ट में किया था। अब कुछ और हमारे पास ज्यामितीय निरूपण है कुछ वो और देख लेते हैं। तो दोनों सीटें आप कर लें सोल्व। अब उनका जो सॉल्यूशन है वो भी वहाँ पे अपलोड कर देंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करने की, वरना कल हो सकता है इसका थोड़ा बहुत बचेगा तो कल पार्ट खत्म करेंगे। ठीक है। तो आज इसकी लास्ट क्लास हो सकती है, फिर थोड़ा बहुत बचेगा तो कल करेंगे। फिर कोई नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वो करेंगे। ठीक है। हाँ जी। तो नेक्स्ट लिखें कि कुछ अन्य ज्यामितीय निरूपण, अन्य ज्यामितीय निरूपण।
कुछ अन्य ज्यामितीय निरूपण। लिखें कि अगर मान लो आपको कोई दो लाइन दे रखी हो, ये एक रेखाखंड ए बी है और मान लो ये कोई एक रेखाखंड पी क्यू है, ठीक है, और इनके बीच में मान लो थीटा एंगल है, ठीक है, ये एक रेखाखंड ए बी है और एक पी क्यू है, और इन दोनों रेखाखंड के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। इनके बीच में एंगल है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। अब देखो, अगर यहां में कोई पॉइंट, मान लो इसको हम सी डी ले लेते और यहां मैं एक पॉइंट पी मान लेता हूं, यहां मैंने एक पॉइंट पी मान लिया जिसपे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, एक पी पॉइंट मान लिया जो इन दोनों रेखाखंडों का क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट है पी, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, जेड नोट से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, जेड नोट से। और यहां मैंने एक मान लिया कोई P2 P1 पॉइंट है जो Z1 Z2 को निरूपित करता है, या Q पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा अच्छे से बना लो इसको, ये हो गया B, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो ये मान लो P1 पॉइंट है और यहाँ मान लेते हैं कोई P2 पॉइंट है, ये Z1 को निरूपित करता है और या फिर ये Z2 को निरूपित करता है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। P1 पॉइंट है और इस पे कोई मान लिया हमने P2 पॉइंट है, यानी ए बी रेखाखंड है और ये कोई सी बी रेखाखंड है, इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है वो P है। इसको मैंने P1, तो P1 या फिर ये P1 मान लेते हैं, इसका जो कोफिशिएंट है वो Z1 और इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, Z2, और ये P2 को निरूपित करता है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ये एक रेखाखंड ए बी है और ये एक रेखाखंड सी डी है, तो इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो P है, जो जेड नोट से डिनोट कर रहे हैं अपन, और इस पे एक पॉइंट हमने P1 ले लिया जिसका कोफिशिएंट Z1 है और इसका कोफिशिएंट Z2 है। तो इसके बीच में जो बनने वाला ये एंगल थीटा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो कि इनके पैरेलल में यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरा मान लो P से इस लाइन की जो ए बी लाइन, इसके पैरेलल मैंने कोई एक लाइन बना ली और एक लाइन मैंने यहां बना ली, ठीक है। और इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा, क्योंकि हमें ये थीटा एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट मान लो P है जो जेड नोट को निरूपित कर रहा है, और यहाँ मैंने मान लिया कोई पॉइंट P1 है जो मेरा Z1 को निरूपित कर रहा है, यहाँ मान लिया मैंने कोई P2 पॉइंट है। अगर P1 P2 वहां मान रखे हैं तो ये हो जाएगा P2 पॉइंट, या फिर इसको कोई और नाम दे देते हैं, अलग नाम दे लेते हैं, ये P हो गया और ये मेरा Q पॉइंट हो गया जिसका Z2 कोफिशिएंट है, ठीक है। हमें क्या पूछा गया था कि ये ए बी रेखाखंड है, ये सी डी रेखाखंड, इनके बीच में जो एंगल थीटा है ये हमें फाइंड करना है। तो मैंने ये जो इसका जो P बिंदु इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको मैंने P दे दिया जो जेड नोट कोफिशिएंट है, इस पे मैंने एक P1 पॉइंट है जिसका Z1 कोफिशिएंट है, ये P2 पॉइंट है जिसका Z2 कोफिशिएंट है। तो इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा फाइंड करना है, तो इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इसको हम नाम ले ट्राइंगल, जो हमारे पास जो अगर कोण QOP, एंगल QOP हमें फाइंड करना है, जो एंगल QOP है वो मैंने थीटा माना है, क्या मान लिया है, थीटा। तो जो एंगल QOP है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इससे एंगल की बात कर रहे हैं थीटा की, तो एंगल QOP फाइंड करना है हमें, और एंगल QOP क्या हो जाएगा कि अगर यहां से, क्योंकि मान लो ये एंगल फाइंड करें, तो अगर ये एंगल पता हो और ये एंगल इसमें से माइनस कर दें, इस एंगल में से ये एंगल हटा दें तो ये एंगल आ जाएगा, और इस एंगल को हम क्या कहते हैं, जो Z2 है इसका क्या आ जाएगा, कोणांक, और ये Z1 का कोणांक आ जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या फाइंड कर लें, Z2 माइनस Z0, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z0 और माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z0, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये थीटा के इक्वल आ जाएगा, हाँ या ना? यानी इसका अगर हम यहाँ से तो एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल कितना होगा, यानी जो भी हमारा कोणांक हम फाइंड कर सकते हैं, तो कोणांक फाइंड करते हैं तो हम इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं, तो उसमें अपन कोणांक फाइंड करना जानते हैं। तो ये एंगल कब आएगा? जब ये एंगल यानी QOP हमें फाइंड करना है, तो हमें अगर ये एंगल पता हो और उसमें से अगर ये एंगल माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाएगा यहाँ से, ठीक है? तो थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ भाई, लिख सकते हैं ये। तो इसका मतलब जो थीटा वैल्यू आई वो क्या बन गई? थीटा इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z0 अपॉन यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z0, लिख सकते हैं, हाँ या ना? क्योंकि हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, और आर्ग्यूमेंट ये जो यहाँ से ये एंगल होता है, ये क्या हो जाएगा? इसका कोणांक। ये एंगल क्या हो जाएगा? कोणांक। कोणांक बोलो या आर्ग्यूमेंट बोलो, एक ही बात है, ठीक है? तो यानी कि ये जो इसका ये जो कोणांक आएगा, इसमें से अगर ये कोणांक माइनस कर देंगे तो ये एंगल थीटा बच जाएगा। ये किया हमने, ठीक है? तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z0 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z0। तो इनके बीच का जो एंगल है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कर सकते हैं? ये तो पता है ना, ये कोणांक हो गया और इसमें से ये कोणांक माइनस किया और कुछ नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ताकि ये समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ये एंगल थीटा है वो हम फाइंड कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z0 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z0, ठीक है? तो ये कंसेप्ट, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखें। अब देखो, यदि ये रेखा AB और CD एक दूसरे पर आच्छादित हो जाए, यानी अगर ये जो रेखा AB और CD है ये एक दूसरे पर आच्छादित हो जाए, तो इसका एंगल क्या आएगा? भाई अगर ये AB रेखाखंड है और CD को अगर इसी पे एक दूसरे पे आच्छादित कर दें, तो इसका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर डायरेक्शन चेंज कर दें अपन, यानी इसका जो एंगल है वो या तो जीरो हो जाएगा या क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। या इसका एंगल या तो जीरो हो जाएगा या पाई हो जाएगा। तो ये भी लिख ले। यदि स्टेटमेंट ऐड कर लें, यदि रेखा AB तथा CD, यदि रेखा AB और CD एक दूसरे पर आच्छादित हों, यदि रेखा AB तथा CD एक दूसरे पर आच्छादित हों, तो एंगल जो थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू या तो जीरो होगा या फिर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? पाई होगा। या तो थीटा क्या हो जाएगा, वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो या तो थीटा जीरो हो जाएगा या फिर थीटा क्या बनेगा? पाई बन जाएगा, ठीक है? थीटा क्या बनेगा? पाई बन जाएगा, हाँ या ना? लिख सकते हैं इसको, लिखो। तो अगर मान लो अगर इसका थीटा जीरो बनता है, तो थीटा जीरो आने का मतलब क्या हो गया कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z0 अपॉन जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z0 है वो क्या आ गया? जीरो। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट जीरो आ गया यानी थीटा जीरो आ गया, और अगर ये थीटा जीरो आने का मतलब क्या हो गया? अगर थीटा जीरो आ गया तो इस स्थिति में क्या होगा? थीटा को जीरो रखेंगे तो Z क्या बन जाएगा? Z इक्वल्स टू, अगर हमें पता है R कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर थीटा जीरो ले लेंगे तो थीटा जीरो होने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या आएगा? Z इक्वल्स टू R बचेगा केवल, क्योंकि कोस थीटा है, कोस जीरो यानी 1 और साइन जीरो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर हमारे पास जो रेखाखंड AB और CD दूसरे पर आच्छादित हो जाते हैं, तो अगर एंगल थीटा जीरो है, तो एंगल थीटा जीरो होने पे जो हमारे पास जो समिश्र संख्या Z इक्वल्स टू वो आएगी R कोस ऑफ जीरो प्लस आयोटा साइन ऑफ जीरो। तो ये तो जीरो हो गया और ये क्या बना? 1, तो ये क्या आ गया? R। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन सा? जो इसका काल्पनिक भाग तो शून्य हो जाएगा, यानी केवल वास्तविक संख्याएं होगी। क्या होंगी? केवल वास्तविक संख्याएं। तो लिख लो, इस स्थिति में जो Z2 माइनस Z0, सॉरी ये क्या लिखा हो, ये गलत लिखा हुआ है ना, ये ऐसे नहीं बनेगा। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z,
अलग अलग नहीं लिखा जाता है भाई, ये लिखने में गलती कर रखी है अपन ने, सॉरी। ये बनेगा थीटा इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0, ऐसे लिखा जाएगा। इसको अच्छे से लिख लें एक बार, तो फिर इसको भी अपने ध्यान नहीं रहा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ये आएगा Z2 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0। और ये क्या आएगा अगर जीरो, तो अगर ये जीरो आ गया, आर्ग्यूमेंट जीरो आ गया, तो इसका मतलब जो हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल्स टू R कोस ऑफ थीटा यानी जीरो प्लस आयोटा साइन ऑफ जीरो, ये बन जाएगा हाँ या ना। तो ये बन गया Z इक्वल्स टू R, यानी ये क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी केवल। तो अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0 जीरो है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास Z2 माइनस, ये आर्ग्यूमेंट जीरो होने का मतलब क्या हो गया, Z क्या हो गया, वास्तविक संख्या होगी, और वास्तविक संख्या होगी तो इसका मतलब Z2 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0 है, ये क्या आ गई, वास्तविक संख्या आ गई। क्या आ गई, वास्तविक संख्या, क्योंकि जो अगर कोणांक जीरो है तो वो क्या होगी, वास्तविक संख्या को निरूपित करती है, हम पहले से भी जानते हैं, ठीक है। और अगर ये वास्तविक संख्या हो गई और चारों पॉइंट क्या होंगे, समरेखीय होंगे, एक दूसरे पे आच्छादित हो जाएंगे, तो ये चारों पॉइंट एक ही दिशा में आ जाएंगे। तो ऐसे हम साथ में ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0 जीरो हो गया, तो ये संख्या वास्तविक संख्या हो जाएगी, और जो ABCD पॉइंट है वो चारों क्या हो जाएंगे, समरेखीय हो जाएंगे। तो साथ में लिख लें, और जो बिंदु ABCD समरेखीय होंगे, समरेखीय होंगे, यानी ये चारों बिंदु क्या हो जाएंगे, समरेखीय हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखें। तो आज हमने देखा था कि दो हमारे पास रेखाखंड AB और CD हैं, इनके बीच में जो एंगल थीटा है ये कैसे फाइंड किया जाता है। तो हमने देखा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0, तो वो क्या जाएगा आपका थीटा। और अगर थीटा जीरो होता है कब, जब ये एक दूसरे पे आच्छादित हो जाती है, तो यहाँ पे थीटा जीरो होने का मतलब ये संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या। और अगर ये संख्या वास्तविक हो गई तो हमें पता है कि ये जो बिंदु हैं ये चारों क्या हो जाएंगे, समरेखीय। और समरेखीय होने का रीजन तो ये भी है क्योंकि जैसे ही इनके बीच में एंगल जीरो बनेगा तो ये सारे एक ही दिशा में आ जाएंगे। तो ये चीजें यहाँ से कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए, अगर ये एक दूसरे के लंबवत हो जाए, तो जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0 है वो या तो π/2 होगा या फिर -π/2 होगा, या तो π/2 होगा या -π/2 होगा। तो सेकंड केस यहाँ लिख सकते हैं कि जब रेखा AB तथा CD एक दूसरे के लंबवत हों, जब रेखा AB तथा CD एक दूसरे के लंबवत हों, तो केस सेकंड लिख लें इसमें कि अगर AB और CD, जो AB रेखाखंड है वो CD रेखा के क्या हो, लंबवत हो। तो लंबवत होगा तो हमें पता है जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z0 और Z1 माइनस Z0 ये क्या आएगा, या तो प्लस माइनस π/2, या तो π/2 होगा या माइनस π/2। और हमें पता है आर्ग्यूमेंट π/2 और माइनस π/2 कब होता है बच्चों, जब होता है जब हमारे पास या तो क्या हो, या तो सम्मिश्र संख्या क्या हो, पॉजिटिव y एक्सिस पे हो या फिर नेगेटिव y एक्सिस पे हो। तो इसका मतलब अगर इस केस में जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या Z2 माइनस Z0 है, Z1 माइनस Z0 है, ये क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। क्या होगी, काल्पनिक संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या आ रहा है, या तो π/2 या फिर -π/2। ये कब होता है, जब या तो y एक्सिस पे लाई करे या फिर नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करे। तो इस केस में ये जो संख्या है वो क्या बन जाएगी, काल्पनिक संख्या बन जाएगी। इस केस में ये वास्तविक संख्या बन रही थी। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं, लिख लें इसको भी। लिख लिया सबने। अब भी हमें लिखना है लास्ट में रेखा का कॉम्प्लेक्स यानी कि सम्मिश्र समीकरण। रेखा का सम्मिश्र समीकरण क्या होगा।
जैसे कॉम्प्लेक्स का समिश्र समीकरण पढ़ा था हमने, वर्त का समीकरण समिश्र समीकरण पढ़ा था, वो क्या था, z माइनस ए इक्वल्स टू आर। और हमने एक फॉर्म और भी डेवलप की थी, याद होगा कि z माइनस ए इक्वल्स टू आर है, तो फिर इसको हम स्क्वायर करके फिर सोल्व किया था, तो जहाँ उसका केंद्र और त्रिज्या निकालना भी हमने सीखा था। ठीक है, तो अब लिखो रेखा का सम्मिश्र समीकरण क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, तो ये समझ आया ना, दो रेखा का जो एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें, कई बार इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक और लिख लें यहाँ पे कि रेखा का सम्मिश्र समीकरण क्या होगा। रेखा का सम्मिश्र समीकरण, रेखा का सम्मिश्र समीकरण क्या होगा। लिखें भाई, रेखा का सम्मिश्र समीकरण। तो किसी रेखा का समीकरण क्या होता है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। इसी फॉर्मेट में होता है, या y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिखते हो, एक ही बात है। Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। तो ये रेखा का समीकरण है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी समिश्र समीकरण के रूप में यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदलना है। तो अब हम या x और y की वैल्यू रख दें, और x और y हम जानते हैं z और z बार के रूप में कैसे लिखा जाता है। मैंने शुरुआत में बताया था कि z प्लस जेड बार अपॉन 2, ये तो x की वैल्यू होती है, और y की वैल्यू होती है z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। याद आ रहा हो तो ये x और y होते हैं, और ये x और y, ये क्या आ जाएगा, इसका सम्मिश्र समीकरण आ जाएगा। एक तो ये रूप कर सकते हैं हाँ या ना। तो अगर यहाँ से 2x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे रखें तो क्या आएगा, देखो l, और ये आएगा z प्लस जेड बार अपॉन 2 प्लस m हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, और ये बन जाएगा आपका n इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एल जेड प्लस एल जेड बार, और अगर इनटू में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, और प्लस एम जेड माइनस जेड बार प्लस एन 2 आयोटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। अब जेड के कोफिशिएंट एक जगह कर लो, और जेड बार के कोफिशिएंट एक जगह कर लें, और बच्चा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जेड के कोफिशिएंट अलग अलग करो, क्या आएगा देखो, यहां से एल और प्लस एम, ये जेड के कोफिशिएंट हो गए, और सॉरी आयोटा भी है ना बाहर, तो यहां से ये आयोटा आ जाएगा, प्लस जेड बार के कोफिशिएंट यहां से आ जाएगा एल आयोटा और माइनस एम। ठीक है, और ये आ जाएगा, बाकी जो बची हुई टर्म्स हैं वो क्या हो जाएगी, प्लस एन 2 आयोटा इक्वल्स टू सी। तो अगर हम लिखें a इंटू जेड प्लस a इंटू जेड b इंटू जेड बार और प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हो गया कि जो रेखा है उसका सम्मिश्र समीकरण क्या होगा। तो यहाँ से a इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो l आयोटा प्लस m आ जाएगा, और जो b इक्वल्स टू है वो क्या आएगा, l आयोटा माइनस m आ जाएगा, और c इक्वल्स टू क्या होगा, 2n आयोटा, क्या बन जाएगा, 2n आयोटा। तो ये वैल्यू लिख सकते हैं a b और c की वैल्यू। ठीक है, तो ये है रेखा का समीकरण में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या सम्मिश्र समीकरण में, सम्मिश्र फॉर्म में है ना, ये लिख सकते हैं। अब वो सेवल करके लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि हमने एचएम टाइप से लेके कर लिया है ना, तो ऐसे भी रख सकते थे, जो आपकी मर्जी हो कर लो उसमें।
भाई अगर ये चेंज करना चाहो, जैसे यहाँ एन रखना है तो 2 आयोटा से डिवाइड कर दो, तो 2 आयोटा से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएंगे, इसको 2 आयोटा से डिवाइड करोगे तो जो एम है वो 2 आयोटा से डिवाइड हो जाएगा, और जो एल है वो भी 2 आयोटा से डिवाइड हो जाएगा, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ सकता है कि यहाँ से एम है, इसको 2 आयोटा से डिवाइड करके लिख दो, तो यहाँ आयोटा हट जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा। इस फॉर्मेट में भी लिखा हो सकता है, जैसी आपकी मर्जी हो, एल बाई 2 प्लस एम अपॉन 2 आयोटा, एल बाई 2 प्लस एम अपॉन 2 आयोटा, तो वो इसी फॉर्म में जैसे आपको लिखना वो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर एन बनाना है तो 2 आयोटा से इसको वापस डिवाइड करके जैसे भी है ये समीकरण इस फॉर्म में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब देखें, अब हमारे पास सम बहुभुज के अगर शीर्ष दे रखे हों या फाइंड करने हो, सम बहुभुज के शीर्ष कैसे फाइंड किए जाते हैं उस पे आते हैं, ठीक है। ये तो आसान सा था, इसमें x और y की जो वैल्यू वो z z बार की टर्म में शुरुआत में लिख ली थी, वो पुट करके इसको सोल्व करना था और कुछ नहीं है, ठीक है। ये कई बार जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ मिल जाता है कि इसमें से कौन सा समीकरण का सम्मिश्र रूप है, तो आप ऑप्शन अगर ये देखा हुआ होगा तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं डायरेक्ट वे में, ठीक है। अब लिखो सम बहुभुज के शीर्ष, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें सम बहुभुज के शीर्ष। सम बहुभुज के शीर्ष, ठीक है, सम बहुभुज के शीर्ष। अब देखो हमने समबाहु त्रिभुज पढ़ा था, याद करो। अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो ये मान लो इसका सेंटर है, केंद्र है O, ये ऐसे दूरी समान होगी, तो ये O हो गया, ये A हो गया, मान लो ये B हो गया, ये C हो गया। तो अगर ये Z1 को निरूपित कर रहा है, ये मान लो Z2 को निरूपित कर रहा है, और ये Z3 को निरूपित कर रहा है, ठीक है। ये एक समबाहु त्रिभुज है ABC। तो अगर हमें यहाँ पे एक कोई भी शीर्ष दे रखा हो तो हम बाकी शीर्ष फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हमें कोई भी एक शीर्ष दे दे तो बाकी शीर्ष हम फाइंड कर सकते हैं समबाहु त्रिभुज में। कोई भी एक भुजा अगर हमें दे दी जाए, यानी कोई भी एक शीर्ष अगर हमें पता हो तो समबाहु त्रिभुज में हम बाकी शीर्ष अपने आप फाइंड कर सकते हैं, हाँ या ना। बाकी अपने आप फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, देखो कि अगर हमें मान लो ये OA भुजा दे रखी हो, ये OA भुजा है और इसका जो शीर्ष है वो क्या है, Z1 है, ठीक है। तो अगर हमें Z1 पता हो तो हमें पता है कि सभी का जो एंगल है वो कितना होता है इनके बीच में, 2 पाई। अगर हमें समबाहु त्रिभुज दे रखा है, π/3, एंगल कितना होगा, π/3। तो अगर समबाहु त्रिभुज के मान लो हमें शीर्ष पता है, अगर हमें समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पता हो तो हम फाइंड कर सकते ही नहीं कर सकते। तो देखो अगर मान लो मेरे को OA पता हो, तो अगर OA पता है तो मैं हाँ या ना। अगर आपको समबाहु त्रिभुज का अगर एक शीर्ष ये पता है तो OA अगर हमें पता है तो इसको अगर मैं 2π/3 एंगल से रोटेट करूं और इसको अगर मैं 2π/3 एंगल से रोटेट करूं तो तीनों आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। देखो सही बना लेना, ऐसे ही नहीं बना है ना, ये ऐसे नहीं आएगा, समबाहु त्रिभुज सा बना नहीं है, इस तरीके से है ना। ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है और ये C है। मान लो ये अपना Z2 है और ये अपना Z3 है। तो अगर ये एक शीर्ष हमें पता हो तो बाकी शीर्ष में फाइंड कर सकता हूं कि मैं इसको 2π/3 एंगल से रोटेट कर दूं
मान लो Z2 मेरे को फाइंड करना है, तो Z1 इंटू ई टू दी पावर 2 पाई बाई 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 एंगल से रोटेट हो जाएगा, तो Z2 आ जाएगा। अब अगर मेरे को Z3 फाइंड करना होगा, तो मैं Z2 मेरा फाइंड हो गया, तो Z2 को ई टू दी पावर 2 पाई बाई 3 एंगल से फिर रोटेट कर दूंगा, तो Z3 आ जाएगा। तो अगर इनके बीच का एंगल पता है, तो हमें अगर एक सीट्स पता है तो हम बाकी सीट्स फाइंड कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास अगर वर्ग होता या आयत होता तो उसका भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, ये मान लो यहाँ पे अगर हमें कोई वर्ग दिया हुआ होता, ये ठीक है, ये मान लो कोई हमारे पास पॉइंट है A, ये B और ये C और ये D, ये Z1 को निरूपित कर रहा है, ये Z2 Z3 और ये Z4। तो इसका केंद्र मान लो ये है, ये O है, ठीक है। तो हमें पता है ये सारे एंगल क्या है, पाई बाई 2 के हैं, सारे एंगल क्या है, पाई बाई 2 एंगल है। तो अगर हमें OA पता होता तो OA को मैं 90 डिग्री पे रोटेट करके OB पता कर, OB को मैं 90 डिग्री रोटेट करके OC का पता, इसको 90 डिग्री ऑपरेट करके इसका पता चल जाएगा। तो अगर हमें एक शीर्ष दे रखा हो तो बाकी शीर्ष हम अपने आप फाइंड कर सकते हैं, किसमें, इस वर्ग में भी, और अभी हमने देखा समबाहु त्रिभुज में भी। कब, जब हमारा जो केंद्र है वो मूल बिंदु, केंद्र है वो क्या हो, मूल बिंदु। तो हम पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर केंद्र हमारा मूल बिंदु है तो हम ये अपने आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि जब हमें एक अगर कोई भी शीर्ष दे रखा हो तो बाकी जो वर्टिसेज हैं वो अपने आप पता कर सकते हैं। नहीं तो Z2 अगर मान लो यहाँ फाइंड करना होता तो मैं Z2 कैसे फाइंड करता, अगर Z1 पता है तो e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 से रोटेट कर देता। अब अगर Z3 फाइंड करना है तो Z2 पता है तो इसको पाई बाई 2 एंगल से रोटेट कर दो, और अगर Z4 पता करना है तो जो हमारे पास Z3 दिया हुआ है इसको पाई बाई 2 एंगल से रोटेट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक वर्ग के चारों शीर्ष पता कर लेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास n भुजा होती, समबहुभुज की बात कर रहा हूँ, ये तो 3 भुजा थी, ये 4 भुजा थी, ऐसे ही अगर हमारे पास n भुजा आ जाएं तो उनके शीर्ष कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो लिख लें, माना A1 A2 तथा AN एक n भुजा वाले ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, इसको तो मैंने ऐसे रिवाइज करवाया है। माना A1 A2 तथा AN एक n भुजा वाले, माना A1 A2 तथा AN n भुजा वाले समबहुभुज के शीर्ष हैं, n भुजा वाले समबहुभुज के शीर्ष हैं। A1 A2 तथा AN n भुजा वाले समबहुभुज के क्या दिए हुए में शीर्ष दे रखे हैं। तो अगर हमें इनको जो मान लो इसको कोई समिश्र संख्या जो A1 है इसको कोई Z1 निरूपित कर रहा है, A2 Z2 समिश्र संख्या को, और AN है वो मान लिया Zn समिश्र संख्या से निरूपित हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ हमें एक कोई भी हमें Z1 पता हो तो बाकी जो हमारे पास अगर एक Z1 का अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यानी एक शीर्ष अगर हमें पता है तो बाकी शीर्ष हम अपने आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, कि हमें पता है जो एंगल जो होता है, जो हमारे पास टोटल एंगल होता है उसमें n से डिवाइड कर देंगे। तो कैसे होगा, देखो इसको करते हैं, तो लिख लो, माना इनके द्वारा व्यक्त समिश्र संख्याएं, माना इनके द्वारा व्यक्त समिश्र संख्याएं, माना इनके द्वारा व्यक्त समिश्र संख्याएं Z1 Z2 तथा Zn है। तो हमें पता है अगर ऐसा है तो अगर हमें OA1 ये क्या हमारे पास Z1 को निरूपित कर रहा है, और ये मान लो कोई OA2 है ये Z2 को निरूपित कर रहा है,
ऐसे मान लो कोई OA3 है, ये मेरे पास किसको निरूपित कर रहा है, Z3 को निरूपित कर रहा है। इस टाइप से हम सारे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ एंगल क्या होगा, अब n समबाहु की बात कर रहे हैं, जो थीटा है वो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई डिवाइडेड बाई n। तो इस एंगल से उसको Z1 रोटेट करो, Z2 आ जाएगा। फिर हमें Z2 फाइंड, Z1 को Z2 को 2 पाई बाई n एंगल से रोटेट करो, Z3 आ जाएगा। ऐसे हम रोटेट करते रहेंगे तो n जितने भी शीर्ष हैं वो सारे हम फाइंड कर लेंगे। तो अगर एक शीर्ष पता हो तो उस एंगल को 2 पाई बाई n एंगल से अगर हम, सॉरी इस शीर्ष को, ये हमारे पास जो OA वेक्टर है, OA1 वेक्टर है, इसको हम अगर 2 पाई बाई n एंगल से रोटेट करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा शीर्ष और ये आ जाएगा। ऐसे हम सारे शीर्ष फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कैसे लिखेंगे कि जो Z2 है वो बनेगा Z1 e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n। फिर Z3 फाइंड करेंगे तो Z2 इंटू e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n। तो इस एंगल से रोटेट करके ये जितने भी हमारे पास समबाहुभुज के शीर्ष हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर एक शीर्ष पता हो तो बाकी सारे शीर्ष हम समबाहुभुज के इस मेथड से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जितने, यानी अगर समबाहु त्रिभुज था, अगर वर्ग था, ऐसे ही अगर तो वहां 4 से डिवाइड कर दिया, जैसे समबाहु त्रिभुज था वहां पे 3 से डिवाइड कर दिया, तो उस एंगल से हम उसको रोटेट करते रहेंगे तो हमारे पास क्या है, बाकी के शीर्ष फाइंड हो जाते हैं। तो ये कंसेप्ट था जो आपको ध्यान रखना है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन लिखते हैं, पूछा गया था एग्जाम में तो ये समझ में आ गया होगा सबको कि जब भी हमारे पास समबाहुभुज के शीर्ष फाइंड करने हो और एक शीर्ष हमें पता हो तो बाकी शीर्ष कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो वो जितने उसके शीर्ष दे रखे हैं उस नंबर n से डिवाइड करके थीटा निकाल लो, 2 पाई से डिवाइड करके, उतने एंगल से उसको रोटेट करते रहो। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखने कि यदि वर्थ मोड ऑफ z इक्वल्स टू 2, सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन है यानी मूल बिंदु है, और जो त्रिज्या है वो क्या है 2 दे रखी है, में बने समबाहु त्रिभुज में बने समबाहु त्रिभुज के शीर्ष Z1 Z2 तथा Z3 है। Z3 हो तो Z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा √3 है, तब Z2 तथा Z3 का मान ज्ञात करो। हो जाएगा। अब देखो दे रखा है और समबाहु की बात कर रहा है, तो अभी हमने देखा था उसको 2 पाई बाई 3 एंगल से रोटेट करो। एक बार रोटेट करोगे तो क्या आ जाएगा Z2, और फिर Z2 को अगर 2 पाई बाई 3 एंगल से रोटेट करेंगे तो क्या आ जाएगा Z3 आ जाएगा। तो इस टाइप से अब उसको लिख सकते हैं, आप लिखना चाहो तो क्योंकि अगर मान लो किसकी बात कर रहा है, ये एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, O पॉइंट है, और ये मान लिया A, ये मेरा B और ये C, ये हमें पता है। तो अगर हमें OA पता है तो हमें OB फाइंड करना है। तो OB फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो OA वेक्टर है उसको हम किससे रोटेट कर दें, e टू द पावर 2 पाई बाई 3 आयोटा से रोटेट कर दो। तो OA में कितना है 1 प्लस आयोटा √3, और ये कितना होता है, ये माइनस का 1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2 होता है। तो ये क्या OB वेक्टर, और ये OB वेक्टर आएगा तो जैसे ही OC वेक्टर फाइंड करना होगा तो जो OB वेक्टर आएगा उसको e टू द पावर 2 पाई बाई 3 आयोटा से फिर मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे फिर दोबारा जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा।
हाँ या ना? तो ये तरीका होता है, अगर हमें एक शीर्ष दे रखा हो तो बाकी शीर्ष कैसे फाइंड करे जाते हैं, बाकी शीर्ष कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो इसको सोल्व कर लो, क्या आ रहा है इसमें, देखो -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का आयोटा √3/2, और ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस का 2 आ गया। तो अगर ये माइनस का 2 आ गया तो जो ओसी वेक्टर है वो क्या आएगा, माइनस का 2, और ये वापस क्या आ गया, ये माइनस का 2, और ये वापस आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो एक शीर्ष पता था, तो बाकी समबाहु त्रिभुज के दोनों शीर्ष हमने फाइंड कर लिए। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखें जो एग्जाम में आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को और नोट डाउन करें। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में तो किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो टाइप मैंने साथ साथ में करवाई है, तो उन टाइप्स को आप ध्यान में रखें। हाँ जी, तो लिखें, एक नियमित n भुजाओं वाले बहुभुज का केंद्र, क्वेश्चन लिखें, लेकिन ये फाइंड हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास जो शीर्ष है वो कहां से हो, मूल बिंदु यानी ओरिजिन से। सारे हम कब फाइंड कर पा रहे हैं, जब मूल बिंदु से। ठीक है, तो एक नियमित n भुजाओं वाले, लिख लें इसको साथ में, एक नियमित n भुजाओं वाले बहुभुज का केंद्र बहुभुज का केंद्र बिंदु z इक्वल्स टू 0 है, z इक्वल्स टू 0 पर है, कि एक शीर्ष z1 का मान ज्ञात है तथा z1 का है। यदि z2 z1 का आसन शीर्ष हो तो, मान ज्ञात है, यदि z2 z1 का आसन शीर्ष हो तो z2 का मान होगा। ये आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन लिखते हैं इसमें, ऑप्शन ए z1 cos ऑफ 2π/n प्लस माइनस आयोटा साइन 2π/n। जो ऑप्शन बी है z1 cos π/n प्लस माइनस आयोटा साइन π/n। और जो ऑप्शन सी ऑप्शन भी अच्छे से दिख नहीं रहा है इसमें। एक तो नन ऑफ दीज है, एक ऑप्शन और कुछ ऐसे अजीब से लिखा हुआ है।
ऑप्शन जो सी है वो दिख नहीं रहा है, 1 मिनट लिख लें। डी है वो थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ नहीं है इसमें। चलो देखते हैं जो भी है, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन था, देख लेंगे। एक ऑप्शन और है, दिख नहीं रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ तो ये करें। एक नियमित एन भुजाओं वाले बहुभुज का केंद्र बिंदु z इक्वल टू 0 पर है, ठीक है। तो ये केंद्र बिंदु हो गया जो मूल बिंदु O को निरूपित कर रहा है, और ये मान लेते हैं A1 है जो Z1 को निरूपित कर रहा है। तो इसके सॉरी, एक शीर्ष Z1 का मान ज्ञात है यदि Z2 Z1 का आसन शीर्ष हो। तो ये इसका क्या है, आसन शीर्ष है। तो A2 Z2 को निरूपित कर रहा है मान लेते हैं, तो ये भी हो सकता है। वो डायरेक्शन हमें दी भी नहीं है किस डायरेक्शन में होगा, हो सकता है वो A2 इस डायरेक्शन में भी हो, डायरेक्शन यहाँ पे दे नहीं रखी है, ठीक है। तो अगर n भुजाओं वाला है तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, 2 पाई बाई n, और ये जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, 2 पाई बाई n एंगल हो जाएगा। और ये दोनों, ये क्या है, इसका आसन शीर्ष दिया हुआ है। तो अगर हमें OA2 वेक्टर फाइंड करना है तो हम क्या पाई बाई n आयोटा से क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, यानी 2 पाई बाई n एंगल से रोटेट कर देंगे। अब वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है और वो इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है या फिर इस डायरेक्शन में भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें OA2 वेक्टर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, OA1 वेक्टर और इसको हम e टू द पावर 2 पाई बाई n आयोटा से रोटेट कर देंगे। तो ये क्या बन गया, Z1, और ये हो गया कोस ऑफ 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n। एक तो ये बन गया, और एक यहां से क्या बन सकता है, एक तो क्या बन गया, कोस 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n। और जो सेकंड है OA2 अगर इस डायरेक्शन में हुआ तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव का कोस पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन ये साइन माइनस थीटा है, ये साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ Z1 कोस ऑफ 2 पाई बाई n माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई n। ये दोनों आसन शीर्ष दे रखे थे, इसलिए हम Z1, अगर हमें OA1 वेक्टर पता था तो हम OA2 वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और एंगल हमें पता है क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई n हो जाएगा। तो अगर ये 2 पाई बाई n एंगल से इसको अगर वामावर्त दिशा में रोटेट करते हैं तब तो ये आ जाएगा, और अगर दक्षिणावर्त दिशा में रोटेट करते हैं तो यहां से हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इसमें जो ऑप्शन था वो ये ऑप्शन है वो क्या था, इसमें करेक्ट आंसर था। तो समबाहुभुज त्रिभुज के अगर हमें n भुजाओं वाला शीर्ष दे रखा हो, सॉरी n भुजाओं वाला समबाहुभुज दे रखा हो, तो उसका अगर एक शीर्ष पता हो तो हम बाकी शीर्ष फाइंड कर सकते हैं आसान तरीके से। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी एक टाइप होगी, इस टाइप को ध्यान रखें कि किसी समबाहुभुज में किसी एक शीर्ष का पता हो तो बाकी शीर्ष को कैसे फाइंड करते हैं। तो एंगल फाइंड करना है, एंगल 2 पाई बाई n हो जाएगा। अब अगर एक पता है तो बाकी हम अपने आप पता कर सकते हैं। अब देखो यहाँ अगर Z2 जो है वो अगर Z1 का आसन शीर्ष नहीं होता तो हम नहीं बता सकते कि भाई कौन सा शीर्ष पूछा है, क्योंकि जैसे मान लो Z1 के बाद Z2 था, उसके बाद वाला पूछा होता तो हम नहीं बता सकते थे। नहीं, अगर Z1 पता है, ये वाला अगर हमें पता था, मान लो A1, तो इसका जो आसन शीर्ष है Z1 हमें पता है, तो हम Z2 फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि n भुजा वाला बोल रखा है उसने, n शीर्ष है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई n एंगल हो जाएगा, और उसको हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। अब देखो कई बार एग्जाम में इस टाइप की इक्वेशन सोल्व करनी पूछी जाती हैं, और सेकंड ग्रेड में तो अभी नहीं आया कभी क्वेश्चन, लेकिन मे भी आ जाए, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है।
तो इसमें देख लें, अगर हमें इस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाएं, तीनों टाइप में लिख देता हूं। कई बार तो ऐसा पूछा जाता है, अगर मान लो मिलेगा तो यहाँ पे जेड की वैल्यू, ठीक है। और कई बार कैसा क्वेश्चन होगा, देखो log z की वैल्यू फाइंड करवा सकता है आपसे, और हो सकता है कि z की पावर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जहां अल्फा भी क्या होगा, log z की वैल्यू फाइंड करवा सकता है, या z की पावर अल्फा, जहां अल्फा भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। z तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अल्फा भी क्या है, कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो आयोटा की आयोटा दे दिया, 1 प्लस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये तीनों टाइप में से e टू द पावर z इक्वल्स टू w दे रखा हो तो z की वैल्यू क्या होगी, w का मतलब यहाँ क्या है, कोई भी नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो z फाइंड करवा सकता है। log, जैसे log आयोटा, log 1 प्लस आयोटा, इनकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ से z की पावर अल्फा यानी आयोटा की पावर आयोटा, 1 प्लस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं उस पे आते हैं। देखो अगर मैं पहले ये 3 टाइप हमें करनी है, ये 3 टाइप आप अलग बना के रखें, इनको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो मेरे पास एक फंक्शन है fz जो है e टू द पावर z दे रखा है, तो e टू द पावर z को मैं क्या लिख सकता हूं, e टू द पावर x प्लस आयोटा y लिख सकता हूं कि नहीं। z की वैल्यू रख दी, तो अब अगर z की जगह मैं रखूं इसमें z प्लस 2n पाई आयोटा, 2n पाई आयोटा अगर इसमें ऐड करूं तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर z प्लस 2n पाई आयोटा, ये लिख सकता हूं, हाँ या ना। और कुछ नहीं करा मैंने, z की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, z प्लस 2n पाई आयोटा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये लिख सकते हैं इसको। अब इसको अगर मैं z को x प्लस आयोटा y फॉर्म में लिखूं तो x प्लस आयोटा y प्लस 2n पाई आयोटा, ये लिख सकता हूं। कुछ नहीं किया, z की जगह z प्लस 2n पाई आयोटा रिप्लेस कर दिया और यहां से देखो e टू द पावर x और आयोटा बाहर आ जाएगा तो y प्लस 2n पाई ये लिख सकते हैं। तो अलग अलग लिखेंगे तो ये e की पावर x और ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा y प्लस 2n पाई, ये लिख सकते हैं। और ये e टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया e टू द पावर x, और ये मेरा क्या बन गया, कोस 2n पाई प्लस y और प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस y, हाँ या ना, ये लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये e की पावर x हो गया। अब ये देखो कोस 2n पाई प्लस y प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस y, और साइन कोस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और अगर साइन 2 पाई प्लस थीटा है वो क्या होता है, साइन थीटा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इस फॉर्म में वापस लिख सकता हूं कि e की पावर x और ये हो जाएगा कोस y प्लस आयोटा साइन y, हाँ या ना, क्योंकि अगर 2 पाई के मल्टीपल में n की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो 2 पाई प्लस थीटा टाइप का है, ये भी 2 पाई प्लस थीटा है, तो ये वापस इसी के इक्वल आ जाता है कि नहीं आ जाता है। हाँ भाई लिख सकते हैं इसको, ये अरे साइन 2 पाई प्लस थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा, कोस 2 पाई प्लस थीटा को क्या लिखते हैं, कोस थीटा, तो ये लिख सकते हैं इसको। अब देखो अगर e की पावर x, इसको मैं वापस e टू द पावर आयोटा y लिख सकता हूं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये क्या बन गया, e टू द पावर आयोटा थीटा, और इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x प्लस आयोटा y, तो ये किसके इक्वल आ गया, e टू द पावर z के। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या आ गया कि f(z) हमने e टू द पावर z एक फंक्शन लिया था, और उस फंक्शन में z प्लस 2n पाई आयोटा अगर हम ऐड करते हैं तो भी वो वापस उसी के इक्वल आ जाता है, किसके, e टू द पावर z के। कहने का मतलब वापस f(z) के इक्वल आ जाता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन नाम सुना है, जिसका आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का, कि अगर f ऑफ x कोई फंक्शन है तो x की जगह अगर x प्लस a रिप्लेस करें तो f ऑफ x प्लस a अगर fx के इक्वल आ जाता है तो a उस फंक्शन का क्या बन जाता है,
आवर्तकाल बन जाता है। तो कहने का मतलब जो एफ जेड फंक्शन था हमारे पास, एफ जेड हमारे पास जो फंक्शन था e टू द पावर जेड, इसका जो ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया, क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन, और इसका जो आवर्तकाल है वो क्या बन गया, 2n पाई आयोटा। ये क्या हो गया, इसका आवर्तकाल। तो ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा, 2n पाई आयोटा। ये ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है कि जो फंक्शन e टू द पावर जेड है उसका जो आवर्तकाल होता है वो 2n पाई आयोटा होता है। क्या होता है, 2n पाई आयोटा, ठीक है। और एक ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो ये भी साथ में ऐड कर लेना, एफ जेड इज पीरियोडिक फंक्शन, एफ जेड इज पीरियोडिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन। क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो जो एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अब हमें इस टाइप की 3 इक्वेशन दे रखी हो तो उनको कैसे सोल्व करते हैं उस पे हम आते हैं। अगर हमें ई टू द पावर जेड इक्वल टू डब्ल्यू दे रखा हो, या फिर हमें लॉग जेड की वैल्यू फाइंड करनी हो, या फिर हमें जेड टू द पावर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो कैसे फाइंड करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो लिखें e टू द पावर जेड इक्वल्स टू डब्ल्यू, मान लो हमें फाइंड करना है, ये में दे रखा है, तो इसमें जेड की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो हम क्या करें, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं, ये लो मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू। हाँ, यहां से ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर आयोटा वाई, अलग अलग लिख लिया मैंने, मॉड ऑफ डब्ल्यू। इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर x और e टू द पावर आयोटा वाई का मोड, और ये मोड ऑफ w आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो e टू द पावर आयोटा थीटा की मॉडुलस वैल्यू हमेशा 1 आती है, क्यों, क्योंकि ये क्या बनेगा, कोस थीटा कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, और उसका जब आप मॉडुलस निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मॉडुलस वैल्यू 1 आता है हमेशा। e टू द पावर आयोटा थीटा, कोई भी थीटा कुछ भी हो, उसका मॉडुलस वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखो यहाँ से e टू द पावर x इक्वल्स टू क्या आ गया, मोड ऑफ w। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, log ऑफ मोड ऑफ w। यानी x की वैल्यू है वो क्या आ गई, log ऑफ मोड ऑफ w। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, z की। तो z की वैल्यू क्या होती है, z इक्वल्स टू हम जानते हैं x प्लस आयोटा y। तो अगर x की वैल्यू हम ये रख देंगे log ऑफ मोड ऑफ w, ये रख देंगे। अब हमें पता है e टू द पावर z को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x प्लस आयोटा y, और इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर आयोटा y। तो देखो ये r हो गया, और ये e टू द पावर आयोटा थीटा हो गया कि नहीं हो गया, ये r बन गया, e टू द पावर आयोटा थीटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का है कि, और जहां ये थीटा क्या होता है उसका कोणांक, ये थीटा क्या होता है उसका कोणांक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस आयोटा, और ये क्या है इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ y e टू द पावर z। तो यानी कि जो यहां पे हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y आयोटा y। तो ये किसको है, y है वो, इसके कोणांक को व्यक्त करता है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि log ऑफ मोड ऑफ w प्लस आयोटा और आर्ग्यूमेंट ऑफ w तो इक्वल किसके w के, इक्वल किसके दिया है, w के। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ w। अब देखो, अब अगर आपसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट दे रखा है तब तो आप कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ w रखें, और अगर उसने मान लो व्यापक कोणांक पूछा है, यानी मुख्य कोणांक पूछे, तब तो आप इतना ही रखो। अगर उसने व्यापक कोणांक पूछा है तो आप इसमें 2n पाई ऐड कर दो, ये लो, तो ये उसका व्यापक कोणांक हो जाएगा। तो अगर आप जब भी z फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले से आप z फाइंड कर सकते हैं, ये ध्यान रखें, इससे आप क्या कर सकते हैं, z फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि x प्लस आयोटा y, और y क्या है वहां पे, y किसको निरूपित कर रहा है, उसके कोणांक को। तो इसका मैंने क्या लिख दिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ w प्लस 2n पाई क्यों ऐड किया है,
अगर व्यापक पूर्णांक पूछा जाए तो 2n पाई। अब ऑप्शन देखने पे डिपेंड करेगा, अगर ऑप्शन n की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब व्यापक पूर्णांक पूछ रहा है, वरना आप इसको अगर आप ये मुख्य पूर्णांक दिया है तो z इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ w प्लस आयोटा और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ w। ये हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा है तब तो ऐसे, और अगर जन व्यापक पूर्णांक पूछा है तो इसमें 2n पाई ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे एक एग्जांपल करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। सॉरी, तो यहां क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो 10 मिनट का लेक्चर और है, इसको लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं, वो करूं। जैसे आपसे पूछा जाए कि e टू द पावर z इक्वल्स टू आयोटा है, ये दिया हुआ है। यदि e टू द पावर z इक्वल्स टू आयोटा है तो z की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि e टू द पावर z इक्वल्स टू आयोटा है तो z की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। तो अब अगर हमें z की वैल्यू, अब w की वैल्यू क्या आ गई आयोटा, तो मैं z की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, z इक्वल्स टू log ऑफ w का मापांक। तो w यानी आयोटा का मापांक, और आयोटा का मापांक क्या होगा 1, तो ये मैंने 1 लिख दिया, प्लस आयोटा, और आयोटा का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है π/2 होता है, तो ये हो गया π/2। अब अगर उसने इस फॉर्म में दे रखी है, अब log 1 की वैल्यू 0, तो ये आ गया आयोटा π/2, ये आ गया आयोटा π/2। अब अगर उसने व्यापक, अगर कोणांक है वो उसका व्यापक कोणांक होता तो इसमें ऑप्शन ऐसे भी बना सकता था 2n पाई ऐड करके, ये हो जाता। तो या तो ये ऑप्शन होता, यानी इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं आयोटा π/2, ये z की वैल्यू आ जाएगी, या तो ये लिखा होगा ऑप्शन में या ये लिखा होगा। तो इस टाइप की इक्वेशन जब भी जहां मिल जाए उसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, उसको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक तो ये था। अब अगर हमारे पास दूसरी समीकरण थी कि जब आपको log ऑफ z की वैल्यू फाइंड करवाए तो क्या करोगे, जैसे log ऑफ आयोटा की वैल्यू बताओ, log ऑफ 1 प्लस आयोटा की वैल्यू बताओ। तो अब देखें, अगर log z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू कोई w आ रही है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू कोई w आ रही है तो यहां से z इक्वल्स टू क्या हो गया, e टू द पावर w हो गया कि नहीं हो गया। अगर log ऑफ z इक्वल्स टू अगर w आ गया तो मैंने इसका क्या ले लिया, एंटी लॉग लिया, तो z इक्वल्स टू e टू द पावर w आ गया। अब e टू द पावर w इक्वल्स टू z हो तो w हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको करना है, तो अब क्या करेंगे, w की जगह z और z की जगह w रख दो इसमें, इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा w इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ z प्लस आयोटा। अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछे केवल तो यहाँ पे z ये, और अगर जनरल पूछे तो 2n पाई ऐड कर दो, ये आ जाएगा log z की वैल्यू। फॉर्मूला एक याद करना है ये केवल, अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये इसी से निकल गया। अगर log z की वैल्यू फाइंड करनी थी तो मैंने इसका एंटी लॉग लिया, तो क्या आ गया z इक्वल्स टू e टू द पावर w। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इससे w कर दिया, मैंने z, तो इस फॉर्मूले में z की जगह w रख दो और w की जगह z रख दो, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log ऑफ z इक्वल्स टू, w क्या माना था हमने log z, तो log z की जो वैल्यू आएगी वो log ऑफ मॉड ऑफ z प्लस आयोटा, और ये बन जाएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z, सॉरी उसमें 2n पाई ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा log z की वैल्यू। अब अगर आपको मुख्य गुणांक पूछा जाए, उसमें ऑप्शन में n नहीं हो, तो ये 2n पाई हटा देना,
उसके मुख्य कोणांक की वैल्यू रख देना यहाँ पे। तो इस टाइप की इक्वेशन ऐसे सोल्व की जाती है। समझ आ रहा है भाई? इस टाइप की इक्वेशन ऐसे सोल्व की जाती है। जैसे इस पे कोई एग्जांपल लिखते हैं, फिर उसको सोल्व करो। इसमें के कुछ एग्जांपल आप खुद कर लेना। e टू द पावर z इक्वल्स टू मान लो 1 प्लस आयोटा है, e टू द पावर z इक्वल्स टू 1 है, z की वैल्यू फाइंड करना। ये एग्जांपल आप ट्राई करना दोनों, ठीक है। अब इस पे करते हैं। log z क्या हो गया? log ऑफ mod ऑफ z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई। तो अगर आप ये एक फॉर्मूला याद कर लो तो बाकी दोनों अपने आप आ जाएंगे। जैसे ये कैसे आया log z वाला? इस फॉर्मूले में z की जगह मैंने w रख दिया, w की जगह z रख दिया, तो ये वाला आ गया। ये करना है, ठीक है। केवल ये करना है, यानी z की जगह w और w की जगह z रखना है, देन आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, अब इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल लिखें, जैसे log आयोटा, log 1 प्लस आयोटा, log 1 प्लस आयोटा, ये वैल्यू पूछ ली जाती है। log ऑफ 2, इनकी वैल्यू बताओ। तो log वैल्यू, तो हमें पता है, अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने, log z की वैल्यू क्या होती है? log z इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ z प्लस आयोटा प्रिंसिपल यानी मुख्य कोणांक का, और ये अगर व्यापक कोणांक पूछा जाए तो ये ऐड कर देंगे, वरना आप इतना ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब देखो फाइंड करो, जगह आयोटा रख दो, तो log ऑफ आयोटा, और आयोटा का जो मापांक है वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ ऑफ 1 और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है आयोटा का? π/2 होता है, यानी मुख्य गुणांक क्या होता है? π/2, और इसमें 2n पाई ऐड कर दो अगर जनरल पूछा है तो, यानी व्यापक गुणांक दिया है तो वो ऑप्शन पे पता चल जाएगा। ये 0 क्या, तो ये आ जाएगा आपका आयोटा इंटू π/2 प्लस 2n पाई। अब अगर ऑप्शन इस टाइप से है तब तो ये लिखें, वरना π/2 इंटू आयोटा log आयोटा की वैल्यू हो जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या पूछा है। अब log 1 प्लस आयोटा बताओ, log 1 प्लस आयोटा, तो log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस आयोटा, और यहां से प्लस आयोटा, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। मान लो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए सोल्व करते हैं इसको, तो 1 प्लस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ √2, log ऑफ √2 आ जाएगा मापांक, और आयोटा, अब 1 प्लस आयोटा का जो कोणांक है वो क्या होता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा फाइंड कर लो, क्या आएगा? π/4 आएगा, ये हम कर चुके पहले, तो ये π/4, और इसमें तो यानी 1/2 log ऑफ 2 और प्लस π/4 आयोटा, तो ये log 1 प्लस आयोटा की वैल्यू हो जाएगी। तो log z की वैल्यू फाइंड करवाना फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा सकता है। अगर e टू द पावर z इक्वल्स टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z की वैल्यू फाइंड करना, इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, और लेकिन आप भी ध्यान रख सकते हैं, आपको भी पूछा जा सकता है, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड है। और मैंने कहा ये एक फॉर्मूला अगर याद कर लोगे तो log z का उसी से बना लिया था हमने, कि z की जगह w, w की जगह z रख दो उसमें ही। अब अगर z टू द पावर अल्फा टाइप का है तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे? अब log 2 और दिया था, तो log 2 तो आप फाइंड कर सकते हो खुद ही, क्या बताओ? log 2, तो log 2 में क्या आएगा? log ऑफ mod z, तो mod 2 यानी तो 2 ही रह जाएगा, प्लस आयोटा, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? 0, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या आएगा इसका? 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 0 हो जाएगा, तो ये log 2 ही आ जाएगा इसकी वैल्यू। और अगर जनरल पूछा जाता तो हम क्या करते थे? 2n पाई और ऐड कर दो इसमें 2n पाई और ऐड कर देते।
तो ये थे हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। चलो अब ये लास्ट है, ये बताओ, वो भी आसान है, देखो कैसे सोल्व करते हैं उसमें भी। तो ये तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख लेना और इन पे प्रैक्टिस कर लेना कि किस टाइप से एग्जाम में आते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो खुद ट्राई करें, log 1 माइनस आयोटा log 1 माइनस आयोटा log आयोटा की पावर 1/4। फिर और एग्जाम्पल लिख सकते हैं log अंडर आयोटा, और प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है इसकी, ये आप एग्जाम्पल ट्राई करें। ठीक है। अब देखो, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं कि जेड की पावर अल्फा दे रखी है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हमें पता है कि जेड की पावर अल्फा, और अल्फा भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, e टू द पावर log ऑफ जेड की पावर अल्फा। भाई अगर मैं इसके e टू द पावर log लिखूं तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो वापस जेड की पावर अल्फा आ जाएगा। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर अल्फा बाहर ले आए तो अल्फा log ऑफ जेड, और log जेड अभी हमने देखा था कैसे फाइंड करते हैं। तो e टू द पावर अल्फा और log जेड की वैल्यू क्या होती है, log ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस, और अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट है तो यह आ जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। और अगर व्यापक पूर्णांक पूछा जाए तो 2n पाई और ऐड कर देना इसमें, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये है जेड की पावर अल्फा का मान कैसे फाइंड करते हैं, e टू द पावर अल्फा। अब इसी से आ गया ना, देखो अब log जेड का पता होता है मान, तो इसका मान इसको अल्फा से मल्टीप्लाई तो करना है, और e टू द पावर बस। जैसे देखो आयोटा की पावर आयोटा पूछा जाता है आपसे, मान लो पूछा हुआ भी है आयोटा की पावर आयोटा, तो मैंने क्या करा इसमें, e टू द पावर log ऑफ आयोटा की पावर आयोटा लिख लिया, और ये बन जाएगा e टू द पावर आयोटा log ऑफ आयोटा। ये लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं इसको, ई से log कैंसिल हो जाएगा, वापस यही आ जाएगा, तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। तो e टू द पावर आयोटा बाहर ले आए, log आयोटा, log आयोटा भी हमने फाइंड सॉरी क्या होता है, e टू द पावर आयोटा, और log आयोटा का मतलब होता है log ऑफ मॉड ऑफ आयोटा, और प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट डिफाइन कर रहे हैं मान लो, तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, यही करोगे। क्या बन गया, e टू द पावर आयोटा। अब देखो log ऑफ मॉड ऑफ आयोटा, ये गया log 1 क्या हो गया जी, तो ये आ गया आयोटा, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा क्या, इसका मुख्य गुणांक क्या होता है, π/2 होता है आयोटा का, तो ये π/2 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो e टू द पावर क्या आ गया, -π/2। क्या आ गया, -π/2। तो जैसे आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछा भी गया था मेरे हिसाब से, किसी एग्जाम में आया हुआ है ये, इसमें नहीं है तो उसमें होगा शायद, देख लेना एक बार। जो सेकंड असाइनमेंट दिया उसमें देखना, इसमें तो नहीं लिखा हुआ। तो ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। तो इसमें लगभग मैंने सारा करवा दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके जो सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चंस के, जैसे देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर जो 37 है, क्वेश्चन नंबर 37। अब देखो इसमें n के पदों में इसने वैल्यू दी है, तो अगर n के पदों में वैल्यू दी है तो हमें क्या करना होगा। अब इसमें इसका मतलब उसने क्या पूछा आपसे, इसका व्यापक कोणांक पूछा है। तो व्यापक कोणांक पूछा है तो बच्चों क्या करेंगे, e टू द पावर आयोटा, तो यहाँ log
आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस 2n पाई और ऐड कर देंगे, ये बनेगा। मैंने कहा था ना ऑप्शन देख के करना है कि आपको वहां पे मुख्य कोणांक पूछा है या फिर व्यापक कोणांक पूछा है, तो उसमें उसने इसको मुख्य कोणांक लिखा हुआ है। तो यहां से आप देखो बनेगा, इसको अगर सोल्व करेंगे e टू द पावर आयोटा, और ये तो 1 0 हो गया क्योंकि log 1 ये 0 हो जाएगा, और यहां से ये आयोटा, और यहां हो जाएगा ये पाई बाई 2 आयोटा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, ये लिख देंगे। और आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो e टू द पावर माइनस, और ये आ जाएगा, इसको अगर हम ऐड 2 अगर एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से, या पाई कॉमन ले लेते हैं, e की पावर माइनस पाई बाई 2 अगर हम कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, ये यहां से 4n और प्लस 1 ये बन जाएगा। तो ऑप्शन देख लो, e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 और 4n प्लस, ये आपका यूपी 2019 में किस में आया हुआ पूछा है। क्वेश्चन नंबर देखो ये 37 पूछा था, e टू द पावर माइनस 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो ये आंसर जो बी है वो सही हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन असाइनमेंट फर्स्ट का। अब मैंने बताया ना, अब मैं यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ले लेता, लेकिन ऑप्शन में देखा तो उसमें एन में पूछा हुआ है, तो यानी उसने व्यापक कोणांक लिया है, तो मैंने प्लस 2n पाई कर दिया। तो अगर ये अब इसका क्या हो गया, व्यापक कोणांक हो गया, तो अब इसको ये log 1 0, अब आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये -1 बन गया, और ये पाई बाई 2 आ गया प्लस 2n पाई, ये देखो, फिर पाई बाई 2 इसमें कॉमन ले लिया बाहर, तो 4n प्लस 1 ये बन गया। तो ये इसका क्या आ गया, आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं कि 1 प्लस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, 1 प्लस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा की वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने हर टाइप के, जिस भी टाइप के आए हुए हैं वो सारी टाइप अलग अलग सेपरेट करवा दी, आप उनको अच्छे से पढ़ लें, और उस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी जहां भी मिले आप उनको ट्राई करें। देखो मैंने बताया जब कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको लिख लो e टू द पावर log ऑफ, और ये 1 प्लस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब 1 माइनस आयोटा पहले आ जाएगा, तो e टू द पावर 1 माइनस आयोटा log ऑफ 1 प्लस आयोटा, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 1 माइनस आयोटा, इसको हम सोल्व कर लेंगे log ऑफ 1 प्लस आयोटा का मोड, यानी इसका मापांक आता है, और प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए मैं सोल्व कर रहा हूं इसको, इसके लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए सोल्व कर रहे हैं। अगर व्यापक पूछा जाएगा तो प्लस 2n पाई और ऐड करना भाई इसके अंदर, वो अलग वैल्यू आएगी फिर उसकी। अब देखो e टू द पावर 1 माइनस आयोटा, और ये बनेगा log 2 नहीं सॉरी log √2 बनेगा, तो √2 लिखें, या मैंने 1/2 को यहाँ ले सॉरी पहले ले आते हैं, इसको ये लिख देते हैं। ठीक है, प्लस आयोटा, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, ये वैल्यू आ गई। अब 1 माइनस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर दो e टू द पावर 1/2 log ऑफ 2, ये लिख देंगे, और यहां से फिर माइनस आयोटा बाई 2 log ऑफ 2, और फिर आयोटा से आयोटा यानी माइनस प्लस पाई बाई 4, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं अलग अलग लिख लो, e टू द पावर 1/2 log ऑफ 2 और प्लस पाई बाई 4, प्लस आयोटा कॉमन लेके यहां से लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस 1/2 log ऑफ 2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो e टू द पावर z इक्वल्स टू, अगर w दे रखा है तो z की वैल्यू क्या होगी, एक तो ये पूछा जा सकता है, फिर log z की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर z की पावर अल्फा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं मैंने बता दिया। एक फॉर्मूला में ध्यान रखना है, e टू द पावर z इक्वल्स टू w दे रखा हो तो z का फॉर्मूला क्या आएगा, फिर जब log z फाइंड करते हैं तो उस फॉर्मूले में z की जगह w और w की जगह z रख दो ठीक है,
और फिर जेड की पावर अल्फा है तो इसको ई टू द पावर लॉग ऑफ जेड टू द पावर अल्फा लिख लो, अल्फा पहले आ जाएगा, लॉग जेड का फॉर्मूला हमें पता होता है। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपना लगभग कंप्लीट हो गया है। कोई अगर कुछ बचा होगा थोड़ा बहुत तो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा, वरना अपन इनके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।